Jai Hind friends, let's start. How many delimitation commission has been constituted by Government of India till December 2023? तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, ये करता क्या है। तो डिलिमिटेशन कमीशन प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल constituencies in each state for Lok Sabha and state legislative assembly और अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 1952 अभी तक 4 बार कमीशन बिठाए थे। 1952 को, उसके बाद 1963, 1973 एंड 2002 को। ओके, 2012 में हमें क्वेश्चन पूछा था डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो वहां पर मेंशन था कि ओके, डिलिमिटेशन कमीशन मतलब एक पत्थर की लकीर। अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा ओके, कोई ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एंड इसमें डिलिमिटेशन कमीशन में जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया है ना, उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते। ओके, नो मॉडिफिकेशन। तो ये दो कंसेप्ट याद रखना, इस दो कंसेप्ट पर ही 2012 में क्वेश्चन पूछा था। अभी एक और कंसेप्ट हमें याद रखना है, वो है आर्टिकल 170 और आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में क्या मेंशन है, तो पार्लियामेंट इनैक्ट्स delimitation act after every census, and article 170 state also get divided into territorial constituencies as per delimitation act after every census। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीडीएस 2025 में भी इस पर क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी इसको पहले पूरे हिस्ट्री से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम, देखो 1950 में ओरिजिनली हमारे पास 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? ठीक है, आसाम, आसाम की आसामीज, फिर बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, उसके बाद मराठी, उड़िया, पंजाबी, फिर संस्कृत, उसके बाद तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ओके, तो ये 14 ओरिजिनल लैंग्वेजेस थे। ओके, 1950 में। उसके बाद हुआ 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 को, और हमने ऐड की सिंधी लैंग्वेज को। उसके बाद हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो यहाँ पर हमने ऐड किया है को कोंकणी, फिर मणिपुरी और है नेपाली। ठीक है, अभी इन दोनों को ऐड करो, ये दो, ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कब हुआ था ये? 2000, कब? 2003 में था। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 2002 में था। उसमें क्या ऐड किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज 11th वाली। ठीक है, तो ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या किया है हमने?
बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? इसका सही आंसर आएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तीनों लैंग्वेज 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किए थे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। ओके, अभी हम इसे फिर फिर से एक और बार रीड करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसे याद ही कर लेते हैं। ओके, तो 1950 में ओरिजिनली हमारे पास कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? तो 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे। कौन कौन सी है? आसमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, फिर हिंदी के बाद कन्नड़ा, कश्मीरी, कश्मीरी के बाद मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, याद रखने के लिए इजी है। आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा की उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में क्या कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई? सिंधी ऐड हुई। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या ऐड हुआ था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज। ओके, उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, उसमें बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली। ठीक है, अभी ये हो गए। अभी हमें याद क्या रखना है? और लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है ना, जैसे कि देखो अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स पर भी क्वेश्चन पूछा है। ओके, पार्ट 20 में क्या आता है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम तो डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। पार्ट 17 में, पार्ट 17 डील्स विथ पार्ट 17 डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343 टू 351। अब ये पूरे आर्टिकल देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीएस सीएपीएफ में इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 341, आर्टिकल 343, सॉरी 340 सब क्लॉज 1 में क्या मेंशन है? तो वहां पे मेंशन किया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज वो होगी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब ये इस तरह की हिंदी से। ओके, या उसके बाद है हिंदी आर्टिकल 343 सब क्लॉज 2। इसमें लिखा था कि अ, देखो पहले डिसाइड हुआ था कि 15 ईयर के लिए ही इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे। बट आर्टिकल 343 में मेंशन किया कि इंग्लिश शुड बी कंटिन्यू एज ऑफिशियल, इंग्लिश शुड यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। ठीक है, मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहा, ऑफिशियल पर्पजेस कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वर्डिंग पे ध्यान देना। ऑफिशियल पर्पजेस ऑफ यूनियन, यूनियन के जो भी काम है उसके ऑफिशियल पर्पज के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे। ओके, बट एक और चीज याद रखना, हाउ एवर विद द ऑथराइजेशन, विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, वी कैन यूज हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। ओके, हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल ऑफिशियल पर्पज में किया जा सकता है, बट इसके लिए हमें प्रेसिडेंट की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 344, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 344 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या करनी चाहिए? यहाँ पे गठित करनी चाहिए बाय द प्रेसिडेंट। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 344।
अंडर द आर्टिकल 344 ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या करनी है, गठित करनी है, किसने, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 345। आर्टिकल 345, आर्टिकल 345 में क्या है, तो देखो स्टेट में जो रहते हैं ना, काम काज चलते हैं, ओके, स्टेट के लेजिस्लेचर में, वहां पर हम एनी वन और मोर लैंग्वेजेस या फिर हिंदी अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं, किसके लिए, ऑफिशियल पर्पज के लिए, ऑफिशियल पर्पज के लिए। तो आर्टिकल 345 में ये मेंशन है। ओके, स्टेट लेजिस्लेशन में वो एक या फिर एक से ज्यादा लैंग्वेज या फिर हिंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑफिशियल पर्पज के लिए। आर्टिकल 346 में क्या मेंशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एक स्टेट से लेके दूसरा स्टेट, ओके, या फिर एक स्टेट का यूनियन टेरिटरी के साथ। फिर आर्टिकल 347 में क्या आएगा, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट एनी ऑफिशियल ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, मतलब जो भी अब हमारे पास जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें से एक आधी लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उस लैंग्वेज को प्रेसिडेंट उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज थ्रू आउट स्टेट और पार्ट ऑफ इट। ठीक है, थ्रू आउट द स्टेट और पार्ट ऑफ इट, याद रखना है, प्रेसिडेंट कैन डू दिस थिंग्स। तो इस तरह की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। ओके, आर्टिकल 348 में क्या मेंशन है अभी, आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1 में क्या मेंशन है वो पहले देखेंगे। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग चलती है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2 में आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2 में मेंशन है, गवर्नर विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, विद मतलब प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से गवर्नर क्या कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, एनी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज इन हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट प्रोसीडिंग, याद रखना हाई कोर्ट प्रोसीडिंग बोल रहा हूं मैं, हाई कोर्ट प्रोसीडिंग। बट जो जजमेंट आएगा, जो डिग्रीज आएगी, जो ऑर्डर आएगा, ये सब हाई कोर्ट का इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग रहती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी प्रोसीडिंग सब कार्य इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, और इसमें चेंजेस नहीं हो सकते अंटिल द पार्लियामेंट नहीं कर सकती, और वो पार्लियामेंट कब करते हैं, आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2 में जो मेंशन किया है कि गवर्नर विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जो कार्यभार चलता है ना, वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज में से मतलब 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से एक लैंग्वेज को अ, मतलब परमिशन दे सकते हैं, इस लैंग्वेज में आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं। बट जो जजमेंट आएगा, ओके, जो बाकी जजमेंट आएगा, ऑर्डर पास होगी, वो सब किस में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये आर्टिकल 348 सब क्लॉज 2 में हमें बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 340 348 सब क्लॉज 3। ओके, तो इसमें है स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, ब्रैकेट में याद रखना, अदर देन इंग्लिश विद रेस्पेक्ट टू
बिल, फिर एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, etc। बट याद रखना इसमें एक क्लॉज है, हाउ एवर ट्रांसलेशन ऑफ सेम पब्लिश इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, तो ये याद रखना, आर्टिकल 340 से 348 सब क्लॉज 3 में ये मेंशन किया है हमें। आर्टिकल 348 3 में क्या मेंशन है, can state legislation can prescribe use of any language other than English, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी प्रोसीडिंग होती है। ओके, बट इंग्लिश के अलावा जो हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उनमें से एक लैंग्वेज को लेके विद रिस्पेक्टिव बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, बट इसका ट्रांसलेशन हमें इंग्लिश में करना पड़ेगा, ऐसा ये क्लॉज कहता है आर्टिकल 348 सब क्लॉज 3 में। फिर उसके बाद आर्टिकल 350 में क्या मेंशन था, तो लैंग्वेजेस टू बी यूज इन प्रेजेंस ऑफ, लैंग्वेजेस यूज इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस। आर्टिकल 350 सब क्लॉज ए क्या कहता है, फैसिलिटीज, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटीज टू, सॉरी, फैसिलिटीज फॉर और इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। इतना ही याद रखना है। आर्टिकल 350 सब क्लॉज ए में क्या मेंशन है, मदर टंग। ओके, 350 में क्या है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। एंड अभी आर्टिकल 350 सब क्लॉज बी में क्या मेंशन है, तो वहां पर मेंशन है स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। एंड देन आर्टिकल 351 में क्या मेंशन है, अभी ये याद रखना है, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। फिर से एक बार 350 से देखेंगे। 350 में क्या है, ग्रीवांस। 350 सब क्लॉज ए में क्या है, मदर टंग। 350 सब क्लॉज बी में क्या है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और ये कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 351 डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस, ठीक है। अभी ये तो लैंग्वेजेस हो गए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर 2024 में एक डेवलपमेंट हुई थी, उसमें क्या है, और देखो सीडीएस 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन में एक ऑप्शन था, इसमें ये पूछा, मतलब 3 ऑप्शन थे सीडीएस के क्वेश्चन में, तो एक ऑप्शन में ये भी कंसेप्ट है अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्लासिकल लैंग्वेजेस। पहले क्राइटेरिया देखेंगे। देखो, क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया होता है 1500 से 2000 साल पुराना। फिर दे हैव एंशंट टेक्स्ट एंड लिटरेचर। उसके बाद डिस्टिंग फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेज। अभी देखो इस पर आपको एक मतलब आपको ना नेट पे और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। क्योंकि देखो, सबसे पहली फर्स्ट लैंग्वेज आई थी 2004 में, तमिल। उसके बाद आई 2005 में संस्कृत। 2008 में आई है तेलुगु, फिर कन्नड़ा। 2014 में आई उड़िया। और 2014 के ही एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर, तो क्वेश्चन बन सकता है। अभी 2024 में मराठी, उसके बाद बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत, ये लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। और जो मैंने कहा था ना सीडीएस वाला, तो वहां पे यही 4 5 लैंग्वेजेस दी थी और एक लैंग्वेज गलत दी थी। ओके, तो इसलिए ये कंसेप्ट याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस है। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 73, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर।
तो भारतीय जन संघ, इसके लीडर कौन है? तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, सही बात है। सोशलिस्ट पार्टी, इनके जो लीडर है वो है आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव ये लीडर है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और सी राजगोपालाचारी किसके लीडर ये है, लीडर है? देखो, सी राजगोपाल वॉज द पार्ट ऑफ कांग्रेस, बट इन्होंने 1959 में खुद की एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम है स्वराजिस्ट पार्टी, मतलब ये भी गलत। तो आंसर क्या है? वन तो सही है। अभी थर्ड देखते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये जगजीवन राम, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो अभी देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी। इसके फाउंडिंग मेंबर है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। राम मनोहर लोहिया के बारे में एक चीज याद रखना, इन्होंने एक जर्नल पब्लिश की थी, उसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या आया? दो पेयर सही है, दो गलत है। अभी क्वेश्चन नंबर, ओके, अभी ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी इन्होंने पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9 सब क्लॉज ए, ये सही बात है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन द पार्ट 18, ये भी सही है। प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20, ये भी सही है। अभी देखते हैं, इसको एनालिसिस करेंगे। आर्टिकल 368 डील्स करता है अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट करने के लिए हमें प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती। अमेंडमेंट कौन कौन इंट्रोड्यूस करता है? सिर्फ प्राइवेट मेंबर करता है क्या? नहीं, कोई भी कर सकता है। अमेंडमेंट का जो बिल होता है उसमें ज्वाइंट सिटिंग अरेंजमेंट होती है क्या? आर्टिकल 108 के तहत नहीं होती। ठीक है, अभी इमरजेंसी के कौन से 352 से लेके 360 आर्टिकल, 352 में कौन सी आती है, 360 में कौन सी आती है? 360 में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में लगी नहीं है। 352 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 356 में आता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये हो गया। अभी म्यूनसिपालिटी के बारे में देखते हैं। म्यूनसिपालिटी के काफी आर्टिकल है, ये याद नहीं रहा तभी चलेगा। आर्टिकल 243 सब क्लॉज पी से लेके आर्टिकल 243 सब क्लॉज जेड जी। ओके, ये ये तो हो गया। अभी देखते हैं, अभी इम्पोर्टेंट जो भी पार्ट्स है ना वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पार्ट 1 में। तो इनमें कौन आते हैं? यूनियन एंड टेरोटरी, एंड यूनियन एंड इट्स टेरोटरी। ओके, यूटी नहीं, सिर्फ यूनियन एंड इट्स टेरोटरी, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक डील करता है। फिर पार्ट 2 में क्या आएगा? पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। उसके बाद पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35। अभी देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स है आपको हमने, देखो, अगर आप ये सीरीज कंटिन्यूली देख रहे होगे ना, तो हमने 3 से 4 बार इसको डिस्कस किया है। ओके, आपको ये एक और बार खुद से पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 से लेकर 35। उसके बाद है आर्टिकल, सॉरी, पार्ट नंबर 4, जो कि डीपीएसपी में। ओके, डीपीएसपी, और डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51। ओके, अभी ये भी आपको खुद से पढ़ना है। ऑलरेडी हमने 2-3 बार ये अभी तक डिस्कस किए हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एक और है पार्ट 4 सब क्लॉज ए में, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो कि देखो, अगर क्वेश्चन आया फंडामेंटल ड्यूटी वाज पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत है। ये ओरिजिनली नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता कहते हैं, तो तब ये ऐड हुए थे। तब हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो हमने अभी एक बार मैंने इसके पहले बताया था आपको, तब 11वां ऐड किया था। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए, याद रखना, यहाँ पर ट्रैप सेट कर सकता है एग्जामिनर। उसके बाद आते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5, तो यहाँ पर है द यूनियन, आर्टिकल 52 से लेके
151। इसमें प्रेसिडेंट आएंगे, ओके, पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ आता है इसमें आर्टिकल्स के अंदर, इस पार्ट 4 5 में। फिर पार्ट 6 में क्या आता है? पार्ट 6 में आते हैं स्टेट्स। देखो, 5 में सुप्रीम कोर्ट आता है, 6 में स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्न गवर्नर, सीएम, फिर कौन आता है, हाई कोर्ट, ये सब आते हैं पार्ट 6 में। ये कौन से आर्टिकल? 152 से लेके 237। ओके, उसके बाद है पार्ट नंबर 11। ओके, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बताऊंगा, टोटल तो 25 पार्ट है हमारे पास, बट इतने पूरे याद नहीं रखते हमें, ठीक है, पूरे याद नहीं रखने के। पार्ट 11 में क्या है? रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो कि आर्टिकल 245 से लेके 263 में मेंशन है। उसके बाद आर्टिकल 9 एक बचा था, पार्ट 9 में है पंचायत। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा था कि पार्ट 9 सब क्लॉज ए, जो कि म्यूनिसिपालिटी पद है, पंचायत का आर्टिकल नंबर है 243 से लेके 243 सब क्लॉज ओ में। ओके, देन पार्ट 8 भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 8 में आते हैं यूनियन टेरिटरीज। ओके, पार्ट पार्ट 6 में आते हैं स्टेट्स, पार्ट 8 में आते हैं यूनियन टेरिटरीज, 152 से लेके 237। ओके, अभी दो और इम्पोर्टेंट है। पार्ट 17 में आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो हम अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 343 से लेके 351 में। अभी इसके तो याद रखना ही है। पार्ट 50 को, इसमें आते हैं इलेक्शंस, आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329। एंड एक आखिरी का पार्ट 14 सब क्लॉज ए में आते हैं ट्रिब्यूनल्स, जो आर्टिकल 323 ए से लेके 323 सब क्लॉज बी, ये आते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स? देखो, अगर आपको ये पता भी नहीं है ना, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो, पढ़ो, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द थ्री सर्विस चीफ। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं भाई? प्रेसिडेंट को तो सर सेनापति भी कहा जाता है, मतलब तीनों कमांड, कमांड मतलब तीनों फोर्सेस के कमांडिंग ऑफ चीफ कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होता है। अगर दो को हटा देते भाई, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 3, 1 एंड 3। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं पहले। तो ये वन लाइनर है। अभी देखो, ये करंट अफेयर में था ये क्वेश्चन, तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सद्भावना। तो हमें क्या ही करना है, 2024 में इंडियन आर्मी ने जो भी ऑपरेशन लॉन्च किए थे, उसे एक बार पढ़ना है। ठीक है, सेवन, क्वेश्चन नंबर 76। अभी ये तो कितनी 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट टू प्राइवेट प्राइवेसी, आर्टिकल 21। देखो, इमरजेंसी जब लगती है 352 आर्टिकल, तब कौन कौन से आर्टिकल दो सस्पेंड नहीं होते? तो 20 एंड 21। सीडीएस में तो काफी बार पूछा है ये। ठीक है, अभी ये तो फंडामेंटल राइट का है। अभी अभी हम देखेंगे इन जो राइट टू प्राइवेसी है ना, इनके जजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से केसेस हुए थे, उनके केसेस कौन कौन से थे। ए के गोपालन वॉज स्टेट ऑफ यूपी, 1950 में हुआ था ये। उसके बाद जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 में। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 75 बचा है हमारा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यानी कि आपका एक मॉक टेस्ट भी होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। देखो, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट, स्टेट का सब्जेक्ट रहेगा क्या? नहीं, ये तो यूनियन के पास आएगा ना, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके,
अब देखो 7 शेड्यूल में आते हैं 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सेंटर यूनियन लिस्ट, फिर कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट गलत है, ये भी आता है यूनियन क्या। देखो इंटर स्टेट, एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट, अगर ये मतलब यहाँ पे तो पावर यूनियन की आएगी ना। फिर आएगा, या फिर इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। और ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये आता है यूनियन लिस्ट के अंदर। अभी हम देखेंगे कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट के अंदर कौन से आते हैं और कॉन्करेंट के अंदर कौन से आते हैं। तो यूनियन लिस्ट में आएंगे। देखो दोस्तों ये लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है। एक बार दो बार लगे तो आप सुन सकते हो, वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हो। ठीक है। तो यूनियन लिस्ट है डिफेंस, फिर एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, ये तो हमने काफी बार सुने थे। फिर वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। ठीक है। अब ये हुए यूनियन बारे में। अभी देखते हैं स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है। तो स्टेट लिस्ट में आते हैं एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि म्यूनसिपालिटीज, पंचायत, फिर पब्लिक पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर। ठीक है। लिकर के बाद क्या है, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री। और एक और सब्जेक्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस। ठीक है। अभी ये हो गए। अभी कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में पावर यूनियन और स्टेट दोनों के पास होती है, बट ज्यादा पावर यूनियन के पास होती है, मतलब फाइनल डिसीजन उनके पास ज्यादा रहती है। तो याद रखना, यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद ध्यान से सुनना। भी इसमें आते हैं एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन, देखो ये सुनो, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, अदर देन एग्रीकल्चर। ठीक है। अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, बाकी इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो भी निर्णय है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फिर फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्ट्री एडल्ट्रेशन, फिर एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है। ये तो इजी वाले हुए थे, बट पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया था, उस पर आधारित एनालिसिस वाले सब्जेक्ट में बताऊंगा अभी। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, फिर है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, आगे एडॉप्शन और सक्सेशन, ये तो हुआ। फिर ड्रग्स एंड ड्रग्स के बाद क्या है, पॉइजन। ठीक है। फॉरेस्ट तो हमने देखा था, बट फॉरेस्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, एंड लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी। ओके। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज, अभी देखो हमें ये पता है कनाडा और यूएसए, और चाइना और इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ किसके साथ इंडिया शेयर करता है, तो ये दोस्तों कमेंट में मुझे बताओ। और चाइना और इंडिया की बॉर्डर कितने किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर की है, वैसे भी पूछने नहीं वाले कितने किलोमीटर लॉन्ग है, बट याद रखना 3488 किलोमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 81। अभी देखो ये क्वेश्चन, मुझे बताओ, प्रोविजन विल कम इनटू एफर्ट फ्रॉम द 18 लोकसभा। 18 लोकसभा कब बनी थी, 2024 में। हमारा एग्जाम पेपर कब सेट हुआ था। इतना इतना से लॉजिक के साथ ये देखो ना, ये गया, ये भी, ये भी, सी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ा भी नहीं, पता भी नहीं कुछ भी, तब भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। सेकंड थर्ड सही है। नारी शक्ति वंदन वंदन अभिनंदन,
अभी अब तो ये आया था नारी शक्ति वंदन अभिनंदन वन 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर क्या है? ओके, which one of the following statement about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? It is initially it was ad hoc commission committee. सही है। Only a member of Lok Sabha can make a complaint related to the unethical conduct of member of Lok Sabha। भाई ये डेमोक्रेसी है बाबा हमारी, ओनली मेंबर्स ऑफ लोक सभा ही कर सकते हैं। नहीं, ये गलत है बेटा। ओके, क्योंकि देखो इसमें याद क्या रखना है, अभी इसे इसे इथिक्स कमिटी जो है ना, ये दे कैन टेक अप द मैटर्स ऑफ सुमोटो। सुमोटो मैटर्स भी दे देख सकते हैं, मतलब इनके खुद के ओन इनिशिएटिव्स वो देख सकते हैं। ओके, एंड बेस्ड ऑन अदर सोर्सेस ये कंप्लेंट देखते हैं। ओके, मतलब मीडिया वगैरह वगैरह जो रहता है वो। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर्स विच इज सब जुडिशियल। सब जुडी तो ये जनरली ये लेते नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्टली इंटरफेयर होता है जुडिशरी में। तो ये स्टेटमेंट भी सही आएगा। आंसर आता है 1 एंड 3। 1 एंड 3। अभी क्वेश्चन नंबर 82 देखो, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, यह इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ओके, एक कहाँ पे हुई थी ये देखो, अगर एक गलत है ये गया, आंसर आया डी। अगर आपको पता भी नहीं ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तब भी आप आंसर तक आराम से पहुंच जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया बांग्लादेश के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो उसका नाम है संप्रीति। ओके, और 2023 में मेघालय में हुई थी, उमरोई यह जगह पे 11th सेशन इसका। ठीक है, और फिलहाल में बांग्लादेश में काफी बुरे हालात चल रहे हैं, क्योंकि उनका उनका जो भी कार्यभार है वो कौन देख रही है? मिलिट्री ही देख रही है, इन द नेम ऑफ कोई तो यूनिस कुछ तो है वो इंसान, जिससे कुछ इतना ज्ञान है नहीं कैसे देश चलाना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। writs of a prohibition writs of a prohibition in an order issued by the Supreme Court or High Court। तो देखो इसका सीधा आंसर मैं पहले बताता हूँ, बाद में इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे। तो writs of prohibition, lower the lower court prohibition continuation of proceedings in a case। C is the correct answer। ठीक है, अभी तो आपको ये writs of prohibition मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड। ठीक है, अभी ना ठीक है, पहले देखते हैं। writs रेफर टू फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर्स। आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिट्स। आर्टिकल 226 विद रेस्पेक्ट टू हाई कोर्ट। ठीक है, और रिट्स में ज्यादा पावर्स या इनके पास होती है हाई कोर्ट में। ओके, एज कम्पेयर टू 32। ये कंसेप्ट याद रखना, कंफ्यूजन होगा कि भाई कैसे आ सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर हाई कोर्ट से, तो ये सही है इन द केस ऑफ रिट्स। ओके, अभी एक एक रिट्स को आराम से देखेंगे हम। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कौन कौन से है ना उसको देखते हैं। तो अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिशन हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, तो ये आता है मैंडामस। मैंडामस मैंडामस मतलब क्या होता है? वी कमांड। वी कमांड वी कमांड। और मैंडामस कहाँ पे इशू किया जाता है? तो इट इश्यूज फॉर पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडीज, और फिर कॉरपोरेशन, उसके बाद इंफेरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है,
लगे तो एक और बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ना एक बार पढ़ने के बाद बहुत इजी लगता है, बट एग्जाम प्रेशर में नहीं आता। ठीक है, तो देख क्या रहे थे हम। मैंडामस मतलब क्या होता है, वी कमांड। मैं वी कमांड ये क्यों बता रहा हूँ, मे भी पेयर्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैंडामस वी कमांड, मैन कमांड करता है, इस तरह से याद रख सकते हो, या फिर डब्ल्यू को या फिर उल्टा करके शुरू बी से कराए, कुछ भी आपको जैसे याद रखना है, याद रखने से मैटर करता है। तो मैंडामस इशूड टू पब्लिक ऑफिशियल, फिर पब्लिक बॉडी, उसके बाद कॉरपोरेशन, इंफेरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। ठीक है, ये मैंडामस हो गया। अभी ये जो सेकंड ऑप्शन है, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, ये कोई रिट वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, और अभी हमारा आंसर क्या है, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन। रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन को हमने क्या कहा था, टू फॉरबिड। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हमें यहाँ पर जैसे मैंडामस को वी कमांड, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर ब्रीड्स देंगे और उनके मीनिंग या फिर कुछ भी यहाँ पे लिखे, मीनिंग क्या है पूछ सकते हैं। तो प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ठीक है, टू फॉरबिड। और इसमें क्या करते हैं हम, ये इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। ओके, क्वाजा जुडिशियल बॉडीज। अभी क्वाजा जुडिशियल बॉडीज के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं ना, तब वो नहीं, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने वाली, फिर प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है ना, पार्डनिंग वगैरह वगैरह, तो ये सब आते हैं कोजा जुडिशियल बॉडीज में। बट मैं सजेस्ट करूंगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो आप। ठीक है, उसके बाद आते हैं डी पर, द गवर्नमेंट प्रोहिबिशन, the government prohibiting it from following an unconstitutional policy. The government prohibiting it from following an unconstitutional policy. यह आता है writ of क्यू वारंटो। अभी writ of क्यू वारंटो, writ of क्यू वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये याद है, वारंट, वारंट इससे याद रख सकते हैं, इजी है। ठीक है, और ये कौन इशू करता है, तो ये इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, कौन इशू कर सकता है, ये इशू कर सकता है बाय द कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, अभी ये सब हो गए। अभी बचे हमारा हिन हिबस कॉर्पस। इसका क्या है, वो तो लोग क्या बोलते हैं इसको, टू हैव द बॉडी ऑफ, और ये अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इनमें से कौन कौन से प्राइवेट में भी अप्लाई होते हैं, सिर्फ पब्लिक में भी कौन से, तो हीन हेबस कॉर्पस पब्लिक में भी आता है, प्राइवेट में भी आता है। ठीक है, उसके बाद हमने ऑलरेडी देखा था कि क्यू वारंटो में सिर्फ पब्लिक ऑफिस रहते हैं, प्राइवेट वालों का कोई लेना देना नहीं है उसमें। ठीक है, और प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन में सिर्फ जुडिशियल बॉडीज आते हैं, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज आते हैं, प्राइवेट मेंबर का उधर कोई इतना लेना देना होता नहीं है। ठीक है,
अभी और मैंडामस में कौन आता है? सिर्फ पब्लिक बॉडी आते हैं, बट हिबस कॉर्पस में प्राइवेट बॉडी भी आते हैं। ओके, क्लियर है? तो अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है। अभी हिबस कॉर्पस issued by issued by issued by court to person who has detained other person, issued by court person who has detained other person। एग्जाम्पल के तौर पे एक मूवी था ना, जय भीम, ये पूरे मूवी पर ये हेबस कॉर्पस पे ही वो आधारित मूवी है। ठीक है, उसमें कई बार वो बोलता है कि हेबस कॉर्पस वैसा। ठीक है। अभी आखिरी रीड बचा है सेटोररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। और ये इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल। थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी आ रही है। हायर कोर्ट टू हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल। ठीक है। इसमें इशूड बाय तो हो गया, इशूड अगेंस्ट जुडिशियल, फिर क्वाजी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, बट सर्टेररी नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? हेबस कॉर्पस के अंदर हम उनको भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी बाकी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिले एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। भाई ये गलत है, ये प्रेसिडेंट करता है ना। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, जो आर्टिकल नंबर 342 में मेंशन है। ओके, द कम्युनिटी डिक्लेयर अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। ये स्टेटमेंट सही है। ओके। अभी ये सीधे सीधे इजी क्वेश्चन है। अभी तो इजी क्वेश्चन है, अभी ज्यादा कुछ इतना लोड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बताया इन्होंने? विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Union Finance Minister on behalf of Prime Minister lay the annual finance statement before the। भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट होते हैं ये। ओके, प्रेसिडेंट होते हैं और ये आर्टिकल 112 में मेंशन है। ओके। फाइनेंस बजट ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? वो मेंशन नहीं है ये वर्ड। या पर फाइनेंस स्टेटमेंट है। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड मेंशन है, तो ये याद रखना। ये छोटा सा कंसेप्ट है, बट भूल जा सकते हैं एग्जाम में हम। उसके बाद है एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 113 में मेंशन है। ठीक है। हमने मनी बिल के जो ग्रांड वाला है वो भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, 109 वाला। ये भी सही है, सेकंड वाला। ओके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओनली। अभी क्वेश्चन नंबर 86 इजी है, करंट अफेयर में था उस टाइम का। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर। ओके, सुब्रमण्यम जयशंकर। अभी वो यहाँ पर कंट्रीज इन न्यूज है, तो अर्जेंटीना वर्स इकोनॉमिकल क्राइसिस, सूडान सही है, टर्की ये गलत है। ओके, टर्की को नाटो से निकाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, अभी देखो इसमें कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये क्योंकि वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी इतना ही याद रखना है कि कोई बुक काफी न्यूज में है तो वो देखना पड़ेगा, और कंट्रीज इन न्यूज वो तो देखना ही पड़ता है हमें। अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 88। Some pipeline is a strategic route for the Persian Gulf and natural gas shipment to the Europe। ठीक है, मतलब ये बताया है उन्होंने कि सम पाइपलाइन एक स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। ठीक है, सम पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी टू मेडिटेरियन सी। हमें पता है ये तो स्टेटमेंट सही है, ओके, बट ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, ये भी स्टेटमेंट सही है। पर्शियन गल्फ, मेडिटेरियन सी, ये तो हमें समझ में आना चाहिए। ओके, अभी रेड सी पे एक और नीचे क्वेश्चन है, तब मैं रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है वो बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये भी क्यों सही है और ये भी सही क्यों है। और ये बिकॉज ऑफ सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। पहले क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। यहाँ पर है रेड सी रिसीव वेरी लिटल precipitation in any form, ये स्टेटमेंट सही है। नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर, अभी लगेगा ये गलत है कि नो वाटर इंटर इन द रेड सी, बट यहाँ पे देखो ये वेरी लिटल प्रिसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, तो गेस कर सकते हो। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो रेड सी कनेक्ट, देखो रेड सी है और यहाँ पर है हमारा मेडिटेरियन सी, जो कि 21 कंट्रीज को बॉर्डर करता है। इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है? तो इन दोनों को कनेक्ट करता है सुएज कैनाल। ओके, सुएज कैनाल। तो रेड सी कौन कौन से कंट्रीज को टच करके जाता है? तो इजिप्ट को, सऊदी अरेबिया को, यमन को, फिर सूडान, इरिट्रिया और जिबूती को। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 90। अभी देखो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन? लोकोमोटिव यूजिंग फोसिल फ्यूल, लोकोमोटिव मतलब वो ट्रेन वाला है। शिप यूजिंग फोसिल फ्यूल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, या फिर पावर प्लांट यूजिंग फोसिल फ्यूल। देखो ये दोनों तो नहीं होगी, अभी कंफ्यूज होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर या फिर पावर प्लांट यूजिंग फोसिल फ्यूल। लगेगा हमें कि बाबा एक्सट्रैक्शन कर रहे तो ज्यादा आएगा, भाई एक्सट्रैक्शन नहीं तो कर रहे, बट पावर प्लांट में तो जला रहे, जलाने के बाद तो ज्यादा आएगा ना। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम प्रेशर में, अभी तो याद, देखो अभी तो हर क्वेश्चन बनता है, एग्जाम प्रेशर में ही मजा आता है। ठीक है, अब स्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 91। There is a instability and worsening security situation in the Sahel region. There has been a military takeover coup वगैरह वगैरह। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है। ओके, इंस्टेबिलिटी है इसकी वजह से ही, तो ये होगा। स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट वन को। अभी हमें क्या देखना है इसमें? देखो ये टेक ओवर कौन कौन से कंट्रीज में हुआ था, ये तो माली, बुर्किनो फासो एंड चाड में। ठीक है, ये तो हो गए। अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये साहिल रीजन। साहिल रीजन, तो याद रखना साहिल रीजन कहाँ पर है? तो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है। ओके, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है, तो ये तो इजी है, समझ में आएगा। ठीक है, तो साहिल रीजन एक सेमी अरिड रीजन है, और हम सबको पता है कि सहारा डेजर्ट यहीं पर है। कहाँ पर? अफ्रीका में। सहारा डेजर्ट और जो सवाना है, सवाना कहाँ पर है दोस्तों? वो मुझे बताओ आप कमेंट बॉक्स में। सवाना ग्रासलैंड, ये भी। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का या फिर ट्रांजिशन जोन है हमारा साहेल रीजन। साहेल रीजन कनेक्ट करता है, शेयर करता है बॉर्डर, या फिर साहेल रीजन कौन कौन से कंट्री से होके गुजरता है? तो सेनेगल, फिर मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड एंड सूडान। ओके, मतलब ये यहाँ पर सवाना आएगा, यहाँ पर अपना सहारा आएगा, ये यहाँ पर आएगा साहिल रीजन। आप एक बार इसे मैप में देखिए, विदाउट मैप में देखो, अगर मैप में देखोगे तो ज्यादा देर
आपके दिमाग में रहेगा। अगर ऐसे तो बताने के लिए बहुत इजी है, बट वो मैप पे ज्यादा से ज्यादा आपको वो अपने मेमोरी में ज्यादा बैठता है। ठीक है, अभी एक और कंसेप्ट याद रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाम तो आपने सुना होगा कि ग्रेट ग्रीन वॉल। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये साहिल रीजन जो है ना, देखो साहिल रीजन क्या कर रहा है, देखो कोई भी डेजर्ट है ना, ये डेजर्ट है, तो ये डायरेक्टली डेजर्ट नहीं चालू होता। पहले यहाँ से यहाँ पे थोड़े पेड़ होंगे, यहाँ पे फिर उससे कम इससे वो कम कम होके होके फिर ये डेजर्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस फेज को बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। ओके, या फिर सेमी एरिड जो साहिल रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सवाना वाला ग्रासलैंड है। तो यह जो एरिया है ना, साहिल वाला, तो यहाँ पर ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर ये पेड़ लगाएंगे और इसको हरा भरा बनाएंगे। तो इस ग्रेट ग्रीन वॉल में कौन कौन सी कंट्रीज का सहभाग है? तो सहभाग है उनमें में 11 कंट्रीज का। इसमें है बुर्किना फासो, फिर चाड, जिबूती, इरित्रिया, इथोपिया, माली, तो फिर माली के बाद मोरोटोनिया, फिर नाइजर, नाइजर के बाद नाइजीरिया, सेनेगल एंड सूडान। ओके, सूडान, ये याद रखना। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 92। अभी देखो क्या स्टेटमेंट बना है कि इंडिया इंपोर्ट नहीं करता एप्पल, डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूडीए। भाई यार देखो, अगर आप पुणे वगैरह सिटी में रहते हो ना, आपने कितने बार तो देखा होगा कैलिफोर्निया के एप्पल, ये वाले एप्पल, तो ये तो गलत है ना भाई। पहले को हटा दो, आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर? डी। ओके, अगर सेकंड भी पढ़ा नहीं तब भी आपको याद समझ में आएगा, बट हम पढ़ेंगे। इन इंडिया the law prohibit the import of the genetic modification food without the approval of the competent authority। तो ये सही है, हमें कौन सी अथॉरिटी है इसके बारे में जानना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर आए, क्वेश्चन नंबर 93। 93, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड टाइम इस तरह का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोक सभा कंसिडर द फॉलोइंग, while any resolution for the removal of the speaker of Lok Sabha is under consideration। देखो आर्टिकल 181 डील्स विद द लोक स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अगर जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने की प्रोसीजर चालू होती है तो ही शाल नॉट प्रिसाइड, ये सही है। इसे बोलने का अधिकार नहीं होता भाई, ये एमपी होता है ना, और हर एमपी को बोलने का अधिकार होता है, एजी को भी बोलने का अधिकार होता है, तो ये तो गलत है ना, नॉट बोला है यहाँ पर। he or she shall not be entitled to vote on resolution in the first instance। तो भाई नॉट बी इंटाइटल टू वोट ऑन द, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है, क्योंकि वो स्पीकर के पोजीशन पे बैठा नहीं है भाई। अगर ये स्पीकर पे पोजीशन में बैठा रहता ना, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट नहीं कर सकता। ठीक है, हो गया ये क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। ये भी क्वेश्चन इसकी पहले भी हमें पूछा गया था। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा है वो देखो। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन। देखो, बिल पेंडिंग इन लोकसभा मतलब वो राज्यसभा से आया होगा, लोकसभा में आ गया, लोकसभा राज्यसभा में पूरी प्रोसीजर हो गई, लोकसभा में आने के बाद ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो ये बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स रिजोल्यूशन, होता है क्या? बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स रिजोल्यूशन, ये होता है। ठीक है, या फिर लोकसभा बिल बनाया और लोकसभा में ही था वो, और ये लैप्स हो गया, तो बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, ठीक है, एक बार मैं आपको एक बताता हूँ। देखो, लोकसभा ने बिल इंट्रोड्यूस किया, ओके, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने अगर इसे
रिजेक्ट कर दिया तो ये वापस जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, लोकसभा में सिर्फ मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिनों के लिए रहता है। बट जब ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा के पास है तो ये क्या होता है, एक तो ये अमेंड कर मतलब पास कर देते हैं इनके पास से, या फिर रिटर्न कर देते हैं, या फिर रिटर्न करने के बाद ये फिर यहाँ पर आएगा, फिर इनको देखेंगे और ये फिर ये भेज नहीं सकते। ठीक है, फिर ये अगर भेजेंगे तो ज्वाइंट सिटिंग में चला जाएगा। ओके, तो हमें ये इतना ही याद रखना है कि लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में गया, उसके बाद प्रेसिडेंट का हाथ लगने के बाद अगर बिल को प्रेसिडेंट का हाथ लगा तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे लैप्स नहीं कर सकती। ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, मैं आपको थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनर में इसी तरह का होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, अ बिल पासिस बाय लोकसभा एंड पेंडिंग, लोकसभा ने बिल पास किया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, बट लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अभी देखो, लोकसभा में तो बन गया, राज्यसभा में आ गया, बट जिन्होंने ये मेंबर बिल बनाया था, लोकसभा के जो मेंबर्स थे पहले, उन्होंने जो बनाया था, लोकसभा ही लैप्स हो गई। तो ये जो बिल बनाया, जो बिल के कर्ता कर्विता मतलब जो डिजाइनर थे, तो वही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो ये क्या होगा, बिल passes by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha and dissolution of and pending in the Rajya Sabha lapses on, तो ये लैप्स होगा ना, तो लैप्स होगा तो ये स्टेटमेंट सही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ये बोला है यहाँ पर। ओके, फिर थर्ड स्टेटमेंट, अ बिल इन regard to which the President of India notify his or her intention to summon the House to join sitting lapse। अभी मैंने कहा था प्रेसिडेंट का हाथ लगने के बाद कोई भी बिल लैप्स होता नहीं, ये तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी एक चीज याद रखना, 108 में तो आता है ज्वाइंट सिटिंग जो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। जब ज्वाइंट सिटिंग में जब ये बिल कोई भी बिल जाता है, मतलब एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो ज्वाइंट सिटिंग में नहीं आता। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग में आता नहीं है, मनी बिल भी इसके अंदर आता नहीं है। याद रखना, कंफ्यूजन मत करना। जब ऑर्डिनरी बिल ज्वाइंट सिटिंग में आएगा तब क्या होगा, तब तब यहाँ पे होती है मेजोरिटी होती है क्या, कौन सी मेजोरिटी होती है, सिंपल होती है फिर एब्सोल्यूट होती है या फिर स्पेशल होती है, सिर्फ स्पेशल नहीं, सिंपल मेजोरिटी होती है। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से बिल पास होता है। ये कंसेप्ट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पर क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, आंसर आएगा इसका बी। अभी क्वेश्चन नंबर 95, question number 95, with reference to the Parliament of India, consider the following statement. Which of the statement given above are correct? कौन से statement correct है? With reference to the President of India, consider the following statement. Statement 1, prorogation of House by the President of India does not require the advice of Council of Minister। भाई एडवाइस लगती है, ये गलत है। अभी देखो, फर्स्ट गलत है, ये दोनों गए। ओके, दोनों तो गए। अब बचा 2 3 और 3, मतलब थर्ड तो हर हालत में सही है, तो थर्ड पहले देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। देखो, सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी होता है। उसके बाद प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली देखो, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली, उन्होंने जनरली कहा है, डन आफ्टर द हाउस इज adjourned sin die, but there is no bar to the president of India prorogate the house which is in session। नो बार, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। जब सेशन में होता है तब बार कर नहीं सकते। और एडजन सिन डाई कौन करता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकता है, मतलब स्पीकर कर सकता है, या फिर डेप्यूटी स्पीकर के एब्सेंट में डेप्यूटी स्पीकर कर सकते हैं।
ओके, या फिर राज्यसभा के चेयरमैन और या चेयरमैन के अनुपस्थिति में डेप्यूटी चेयरमैन कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट यहाँ पर हमें याद रखना है, वो है आर्टिकल 85 सब क्लॉज 2 में मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है, वो लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है, जो अभी हमने देखा स्टेटमेंट थर्ड में। और वही अथॉरिटी आर्टिकल नंबर 174 सब क्लॉज 2 में गवर्नर के पास होती है विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर। ओके, अभी आर्टिकल 85 में मेंशन है कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, शैल बी समन बाय प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट शैल बी समन टू मीट ट्वाइस एट लीस्ट इन एवरी ईयर, और गैप शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ओके, ये याद रखना। अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 96, स्टेटमेंट 1 and 2। The European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. ठीक है, European Union intended to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all its, देखो हमें पता है एम्स तो बराबर मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, और हमें ये भी पता है ईयर में हमेशा एक अपना ट्रांसलेट करता है एग्जामिनर, ये 2030 है, मतलब सेकंड तो गलत है, सेकंड गलत है तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली सही होगा, तो आंसर क्या आएगा, वन करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 97 में। अभी देखो, वेनेजुएला हैज अचीव अ रैपिड रिकवरी, रैपिड, इनॉर्मसली, ओके, रैपिडली, इनॉर्मसली, ये जो वर्ड्स होते हैं ये ट्रैप वर्ड होते हैं, और ये हमें 99% गलत ही होते हैं, तो ये गलत है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड सही आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 वाला। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइड्स फॉर certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facility। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो, सर्टेन कुछ फैसिलिटीज, मतलब सर्टेन फैसिलिटीज, और वो भी बाइंडिंग नहीं, वॉलेंटरीली कर सकते हैं। ओके, मन में है प्राइवेट वाले हॉस्पिटल का, मतलब वैसे तो इनका मन करता नहीं है प्राइवेट वालों का, ज्यादातर जितना मुझे पता है उतना, कभी कई लोग करते होंगे प्राइवेट वाले, तो ये वॉलेंटरी है, ये तो सही है। दिस स्कीम गारंटेड अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटरनल केयर सर्विसेज टू द वीमेन इन देयर सेकंड एंड थर्ड trimester or pregnancy 6 month post delivery health care someone in any government health facility। ये गलत है। ठीक है, अभी ना इसको मैंने इलिमिनेट कैसे किया था, ये सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेट्री ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टरी ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं था। ओके, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ओनली करेक्ट है। ठीक है, और एक लॉजिक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि देखो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, और यहाँ पे थर्ड प्रेगनेंसी के बारे में भी बता रहे थे, तो ये तो ऐसे भी गलत होता ही था उस लॉजिक के साथ, मतलब एलिमिनेट तो कर ही सकते थे। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2016 को लॉन्च हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ठीक है 100 बाद में देखते हैं, 98। With reference to the Digital India Land Record Modernization Program, consider the following statement: the implementation of the scheme central government किया है, सही है। Under the scheme कैटास्ट्रॉफिक मैप आ रही डिजाइन, ये भी सही है। इनिशिएटिव, देखो इनिशिएटिव, एम, ऑब्जेक्टिव तो 99% क्या होते हैं, सही होते हैं। एंड इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलेटर record of rights from local language to any other languages recognized by the Constitution of India, ये भी सही है। तो आंसर आता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। और आज का अभी आखिरी का क्वेश्चन है हमारे पूरे सीरीज का। विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान श्रम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी देखो,
फर्स्ट में तो हमें पता है ये 21 नहीं है, 18 है, ये गलत है। तो पहले को हटाते, पहला गया, ये गया, 2 3 और 3, 2 तो सही है, ठीक है। और ये जो थर्ड है ना, ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शाल रिसीव अ मिनिमम पेंशन 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ और ये जो फोर्थ है ये गलत है, यहाँ पे यहाँ तक सही है, अनमैरिड डॉटर नहीं है, फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस। आंसर आएगा 2 और 3, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी अगर कोई डाउट या फिर कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, जय हिंद, टेक केयर।